हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश वर्मा और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, आज से हमने फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी है वो स्टार्ट की है। तो हमने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो आपको पूरा कराया जाएगा लगभग 3 महीने में। इसमें आपको मिलेगा संबंधित टॉपिक का पूरा वीडियो प्लस उसके नोट्स और साथ ही मिलेगा आपको इसका क्वेश्चन पेपर। लगभग डेली एक टॉपिक है वो आपका हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलेगी और आपको पे करना होगा 500 रुपए पर मंथ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए और जुड़िए इस कोर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हर किसी के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होगा, यानी यदि हम पृथ्वी के अंदर जाएं तो क्या होगा, या फिर हम ऐसा करें कि पृथ्वी की खुदाई लगातार करते जाएं और पृथ्वी के दूसरी ओर से निकल जाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गहराई है वो काफी ज्यादा है और आंतरिक भाग तक हम अनेक कारणों के कारण नहीं जा सकते। तो वही हम विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर पढ़ेंगे कि क्यों नहीं जा सकते। सबसे पहले तो बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। तो पृथ्वी का जो आकार है वो जियोडाकार है, यानी नारंगी जैसा। कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो एकदम बॉल की तरह गोल नहीं है, नारंगी की तरह गोल है। जिसका ऊपरी भाग है वह ऊपरी और नीचे वाला भाग है वो चपटी है और जो मध्य का भाग है वह गोल है। यानी दो प्रकार के यहाँ पर व्यास बनते हैं। एक बनता है भूमध्य रेखीय व्यास। भूमध्य रेखीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, जबकि जो दूसरा आता है वो आता है ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास है वो आता है 12,713 किलोमीटर। यानी इन दोनों में यदि हम तुलना करें तो लगभग 43 किलोमीटर का अंतर आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है, तो भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। तो इतनी अधिक गहराई तक हम खुदाई नहीं कर सकते। तो हम इसके अंतरतम की जानकारी कैसे प्राप्त करें? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो स्रोत सामने आते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत। यानी पहला स्रोत है वो है प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा स्रोत है वो है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत यानी जिसमें हम खुद आंतरिक भाग में जाकर अपनी आंखों से देख सकें कि इसमें क्या है। तो प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले आता है खनन। खनन फ्रेंड्स, खनिजों की खुदाई जब करते हैं वह कार्य खनन कहलाता है। इसके अंदर हम धरातल के आंतरिक भाग से खनिजों को निकालते हैं। लेकिन खनन कितना कर सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इससे ज्यादा खनन करना है वो काफी कठिन होता है। जैसे गहराई के आधार पर देखें तो हम दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान देख सकते हैं। उन सोनों की खानों की गहराई 3 से 4 किलोमीटर ही है। लेकिन इस गहराई के आगे 3 से 4 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि भाई ज्वालामुखी से जो चीजें निकलती है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से आती है, हमें पता है। तो यानी कहीं ना कहीं ऐसी ही परत पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है, ऐसा हम मानते हैं। और यह सही कारण यानी 100% सत्य है कि जिस परत से होकर ही ज्वालामुखी का लावा आता है। लावा कैसा होता है? तरल। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा माना जा सकता है? तरल, प्रत्यक्ष आधार पर। तीसरा है प्रवेदन। प्रवेदन का मतलब होता है खुदाई करना। यदि हम लगातार आंतरिक भाग में जाकर खुदाई करें तो कितना गहरा तक खोद सकते हैं? इसके लिए प्रयास किया गया था आर्कटिक महासागर के तट पर, और इस आर्कटिक महासागर के तट पे खनन किया गया था लगभग 12 किलोमीटर। उसे कहते हैं कोला खनन। आज तक का सबसे गहरा खनन है कोला खनन। फ्रेंड्स, इसके बारे में कई भ्रांतियां भी हैं। कहते हैं वो खोदते गए तो पाताल लोक आ गया और वहां पर
आगे उन्होंने देखा तो नरक आ गया, नरक लोक आ गया, वहां पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये सत्य है कि वहां पर जैसे ही खुदाई की गई तो बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी, लेकिन जब उन आवाजों का पता लगाया गया तो वो चट्टानों के चटकने की आवाजें थी। यानी अधिक गहराई पर तापमान बढ़ गया और तापमान बढ़ने के कारण चट्टानों के चटकने की आवाज है वो आती थी। तो कोई वहां पर नरक लोक नहीं था, तो उतनी ज्यादा तापमान पर उसे छोड़ दिया गया। तो फ्रेंड्स, खनन, ज्वालामुखी प्रवेदन ये प्रत्यक्ष कारक है, लेकिन इनसे भी हम पूर्णतः आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान कैसे? जैसे कि ये मार्कर है, अब जिसने इसको बनते हुए देखा है वो तो बता देगा भाई कि मशीनों में क्या प्रोसेस है इसकी, ये कैसे बनता है। लेकिन जिसने नहीं देखा है वो इसके अनुमान लगाएगा। कैसे? कि भाई ये प्लास्टिक का पहले पाइप बनाते हैं, उस पाइप से काटते हैं। ये मेरे अनुमान है, हर आदमी के अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, तो उन अनुमान के आधार पर इसका निर्माण बताते हैं। तो वैसे ही अनुमान लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों से। अप्रत्यक्ष स्रोतों में पहला है तापमान, घनत्व और दबाव। सबसे पहले लेते हैं अपन तापमान। जैसे जैसे धरातल के अंदर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यानी तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। लगभग 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लगभग 100 मीटर की गहराई पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सोचिए 1 किलोमीटर पर यह कितना होगा, तो फिर 100 किलोमीटर पर कितना होगा, और 12,756 किलोमीटर यदि अपन इसका आधा भी लेके चलते हैं, इसका आधा भी लेके चलते हैं, तो ये मान के चलिए 6,371 किलोमीटर पर यह टेम्परेचर कितना हो जाएगा। यानी पृथ्वी की औसत गहराई है वो आंतरिक भाग तक मानी गई है, त्रिज्या 6,371। यदि वहां तक जाएंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि उस पर किसी चीज का ठोस रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए तापमान के आधार पर आंतरिक भाग कैसा है? तरल। घनत्व, घनत्व यदि अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तो घनत्व बढ़ता जाएगा। फ्रेंड्स, इसका औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जैसे ऊंचाई से गहराई की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई पर ये हमें मिलेगा 2.7 के करीब, और गहराई पर ये हमें मिलेगा 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के तहत। इसका मतलब गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है, क्योंकि दाब लगता है। दाब लगता है भाई, ऊपर कम दाब, नीचे गहराई पे जाएंगे दाब बढ़ता रहेगा, और इतने दाब पर कोई भी चीज है वो तरल नहीं रह सकती, इसलिए ठोस है। अब तो विपरीत बात हो गई, तापमान के आधार पर तरल और घनत्व और दबाव के आधार पर ठोस। तो अप्रत्यक्ष स्रोत है वो भी समान नहीं बताते हैं। बात करते हैं सौर उल्काओं की। उल्काएं होती है, उनका निर्माण लगभग पृथ्वी के जैसा माना जाता है, और जैसे हम उन उल्काओं का परीक्षण करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसके आंतरिक भाग में निकेल और लोहा है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी क्या है? निकेल और लोहा है। वैसे ही अपन गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भी पृथ्वी के आंतरिक के बल भाग है उसका पता लगा सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर यदि हम पता करते हैं तो कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल है वो समान होता है, कहीं पर अलग पाया जाता है। ध्रुवों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर यह अलग अलग पाया जाता है। इसे गुरुत्वीय विसंगति के नाम से जानते हैं। उसके बारे में भी हम आंतरिक भाग का अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी पर अपन ध्रुवों की बात करें तो ध्रुव अलग आते हैं और चुंबकीय ध्रुव अलग आते हैं। जैसे ध्रुव तो अपन नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव करते हैं, लेकिन चुंबकीय ध्रुव की बात करें तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है वो प्रिंस ऑफ वेल्स, कनाडा के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स में है, जो 90 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट पश्चिमी इसके ऊपर स्थित है। जबकि दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है वो 68 डिग्री साउथ
और 143 डिग्री ईस्ट के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो इस आधार पर भी अपन पता कर सकते हैं इसके आंतरिक भाग की, लेकिन सही सटीक जानकारी नहीं मिलती, विरोधाभास मिलता है। तो आंतरिक भाग के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला वो है भूकंप, और भूकंप के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग लगभग कैसा होगा, और भूकंप के तथ्यों को ही ध्यान में रखकर वर्तमान में पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं भूकंप के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। तो भूकंप जो है वह प्रत्यक्ष साधनों में, ध्यान रखिएगा भूकंप प्रत्यक्ष साधन है, तो भूकंप जो है वह प्रत्यक्ष साधन में सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर हल्का सा भी कंपन होता है तो हम उसे भूकंप कहते हैं। जैसे हम छत पे अपने पैरों से प्रहार करते हैं तो छत में थोड़ा सा कंपन होता है, वैसे ही जमीन पर यदि ट्रेन चलती है या फिर कोई पत्थर वगैरह फेंके जाते हैं, विस्फोट होता है तो भी थोड़ा सा कंपन होता है, उसको भी हम भूकंप की श्रेणी के अंदर ही रखते हैं, जो धरातल में कंपन होता है ट्रेन से या फिर अन्य किसी कारक से। तो भूकंप जो है उसके अंतर्गत कोई ना कोई कारक रहता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि भूगर्भ में या धरातल पर होने वाला कंपन है वह भूकंप कहलाता है। तो भूकंप जिस भाग से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा अभी 2018 फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था, भूकंप जिस बिंदु से उत्पन्न होता है उसे कहते हैं भूकंप मूल। मूल यानी जड़ यही है भूकंप की, जिस बिंदु से धरातल के नीचे जिस भाग से उत्पन्न होता है वही भूकंप मूल है। उसे ही उद्गम केंद्र कहते हैं, उसे ही अवकेंद्र कहते हैं। आपको मूल और उद्गम केंद्र तो याद में रह जाएगा, अवकेंद्र ध्यान में रखना, अवकेंद्र अधिकेंद्र में ज्यादा दिक्कत होती है। तो भूकंप मूल, उद्गम केंद्र और अवकेंद्र ये तीनों एक ही हैं। जहां से तरंग उत्पन्न हुई उसे ही भूकंप मूल कहते हैं, और ये तरंग विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, ऊपर जाएगी, अनेक दिशाओं में फैलेगी, लेकिन ये तरंग जहां से एकदम सीधी जाएगी 90 डिग्री के कोण पर, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप महसूस होगा उसे कहेंगे भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है वह भूकंप अधिकेंद्र होता है, और जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप की शुरुआत होती है उसे भूकंप मूल, उद्गम केंद्र या अवकेंद्र कहते हैं। अब भला भूकंप से हमें आंतरिक जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन करना होगा हमें भूकंपीय तरंगों का। तो फ्रेंड्स भूकंपीय तरंगे 3 होती है जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहली होती है भूगर्भिक तरंगे, यानी वे तरंगे जो भूमि के आंतरिक भाग से बाहरी भाग तक आती है। इसमें 2 है, एक है P और दूसरी है S। P और S। फिर होती है धरातलीय तरंगे जिसमें है L। तो अपने को ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि धरातलीय तरंग कौन सी है तो L, और ये पूछ लिया जाए भूगर्भीय तरंग कौन सी है तो P और L। यानी भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में, जो 3 भूकंपीय तरंगे हैं उन्हें तरंग के नाम के आधार पर 3 भाग है, जबकि उत्पत्ति के आधार पर उसके 2 ही प्रकार हैं, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं P की। P को कहते हैं प्राइमरी वेव्स या फिर प्राथमिक तरंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आती है वही प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे होती है। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे ही धरातल पर आती है। तो इनकी गति सबसे ज्यादा तेज होती है। इनकी गति 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी ये 6 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से है वो धरातल पर पहुंचती है। इसमें बीच में कोई बाधा नहीं आती, चाहे वो जल आए, चाहे वो वायु आए या गैस आए, चाहे वो ठोस आए, यानी तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। हाँ, ये जरूरी है कि ये ठोस जितना होगा उतनी ये तेजी से गुजरेगी, लेकिन कोई माध्यम इसे रोक नहीं सकता, ये तीनों माध्यम से गुजर सकती है। जो पी तरंगे होती है वह अनुदैर्घ्य होती है।
यानी ध्वनि की तरंगों के समान। और जिस भाग से भी ये गुजरती है या तो संकुचन या फैलाव, यानी संकुचन उत्पन्न करती है या फैलाव। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सी तरंगे संकुचन या फैलाव उत्पन्न करती है, तो पी तरंगे संकुचन या फैलाव उत्पन्न करती है। तो जहां से भी ये गुजरती है, यदि संकुचन होता है तो संपीड़ित हो जाती हैं चीजें, सिकुड़ जाती है, टूट जाती है, और यदि फैलाव होता है तो चीजें बिखर जाती है। तो संकुचन एवं फैलाव है वो पी की वजह से ही होता है। इनकी गति ठोस में अधिक होती है, मैं आपको बता ही चुका हूं, और यह ठोस के घनत्व और प्रत्यास्था पर ही निर्भर करती है। यानी ठोस का घनत्व ज्यादा होगा तो इसकी गति भी तेज होगी। यह हमें पी तरंगों के बारे में ध्यान में रखना है। पी तरंगों के बारे में, उसकी गति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये क्या प्रभाव डालती है। तो जहां से भी गुजरती है वह संकुचन एवं फैलाव उत्पन्न कर देती है। इसके बाद आती है एस तरंगे। जैसे ही पी तरंगे आती है उसके बाद आती है एस तरंगे। तो एस तरंगों की गति है वो है 7 से 8.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्राथमिक तरंगों से इसकी गति कम होती है। यह प्रकाश की तरंगों के समान होती है, यानी अनुप्रस्थ होती है। हमसे पूछ लिया जाए अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, तो एस तरंगे है वो अनुप्रस्थ होती है, पी तरंगे है वो अनुदैर्घ्य होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है एस। इसलिए ये जहां से भी गुजरती है वहां समकोण पे कंपन करती है, और समकोण पे कंपन करेगी तो क्या होगा, या तो किसी चीज को ऊपर उठा देगी यानी उभार बना देगी, या फिर नीचे बिठा देगी। तो यह समकोण पे गति करती है, जिसकी वजह से जहां से भी गुजरती है वहां या तो गर्त बना देती है या उभार बना देती है। इस तरंगों की सबसे खास विशेषता के कारण ही हमें पृथ्वी के अंतरतम के बारे में जानकारी मिली है। हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी के अंतरतम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो एस तरंगी है, क्योंकि ओल्डहम महोदय थे, उन्होंने 1909 में एक तथ्य बताया था। क्या बताया था कि एस तरंगे 103 डिग्री पर दुर्बल हो जाती है, 103 डिग्री पर यह कमजोर हो जाती है, और 120 डिग्री पर यह लुप्त हो जाती है। ऐसा लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर क्या होता है, 103 डिग्री पर तो एस तरंगे है वो दुर्बल, और 120 डिग्री पर लुप्त। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस तरंगे तरल भाग से नहीं गुजर सकती। इसका मतलब 2900 किलोमीटर के आसपास का जो धरातल है वह कैसा है, तरल। तो यही तरंगे हैं जिसके कारण हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझ पाए हैं, और इसी तरंग का छाया क्षेत्र बनता है, जिस छाया क्षेत्र के अंतर्गत जो है तरलीय भाग विद्यमान रहता है। ये भी हम पढ़ेंगे इसके बाद में छाया क्षेत्र क्या होता है। तीसरी तरंगे है एल तरंगे। एल तरंगे है वो धरातलीय तरंगे है, और पी और एस के बाद आती है, धीरे 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 आती है, लेकिन जितनी धीरे आती है उतनी ही खतरनाक होती है। इसकी गति लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फ्रेंड्स, ये काफी धीरे धीरे आती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। जमीनें फट जाती है, इमारतें गिर जाती है, ये सभी एल तरंगों के कारण ही होता है, जिसकी खोज है वो HD लव ने की थी। इसका संचरण केवल धरातल पर होता है, गहराई के साथ यह समाप्त होती जाती है, धरातल पर ही होता है। इसीलिए एल तरंगों को धरातलीय तरंगे कहते हैं। और ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती है, एक के बाद एक आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जितनी धीरे आएगी उतना ही खतरनाक विनाश करेगी। तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे है। तो ये 3 भूकंपीय तरंगे हैं, जिसमें एस के कारण हमें पता चलता है कि ये तरंगे हैं वो तरल से नहीं गुजर सकती, यानी पृथ्वी का कोई भाग तरल है। 120 डिग्री के पास 2900 किलोमीटर के आसपास लुप्त हो जाती है, यानी वहीं पर तरल भाग मौजूद है। तो आपको पूछा जाए कि बताइए भूकंपीय कौन सी तरंग है जो कि भूकंप के स्रोत के रूप में आंतरिक भाग के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देती है, तो एस तरंग। तो फ्रेंड्स, इन तरंगों के बारे में भी कुछ तरंगे हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। पी तरंगे के अलावा पी स्टार और PG तरंगे होती है, और एस के बाद एस स्टार और SG तरंगे होती है। ध्यान रखिएगा, गति के आधार पर बता रहा हूं।
P की गति ज्यादा होती है, P स्टार की कम, और PG की P स्टार से भी कम। PG के बाद S की गति से कम होती है S स्टार की गति, और S स्टार की गति से कम होती है SG की गति। तो एक कई बार क्रम पूछा जाता है, बताइए P स्टार और PG में से मध्य में कौन सी है, यानी गति मध्य में कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है P स्टार की गति मध्य में है। PG और SG की जो खोज है वो क्रोएशिया का भूकंप आया था 1909 में। अपने को ध्यान में रखना है कि PG और SG की खोज है वो क्रोएशिया के भूकंप में की गई थी 1909 में। 1909 में क्रोएशिया का भूकंप आया था, 1909 में आया था। उसमें यह बताया गया था कि ये तरंगे है जो P और S के बीच है और S और L के बीच है, तो PG SG। जबकि P स्टार और S स्टार की खोज है वो ऑस्ट्रेलिया के भूकंप में की गई थी 1923 में, और 1932 में इसके बारे में बताया गया था, 1923 में इसके संदर्भ में खोजें की गई थी। तो ये भूकंपीय तरंगे होती है PSL, तो इसके आधार पर ही पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत क्या होता है, एक भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। भूकंपीय छाया क्षेत्र भूकंप का वह भाग होता है जहां पर भूकंपीय तरंगे है वो हमें महसूस नहीं होती है। अब हम पता करते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में। भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो क्षेत्र होता है जहां कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती, यानी भूकंप मापी पर जिस क्षेत्र में कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। एक भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वो किसी दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि भूकंप का अधिकेंद्र है वो एक नहीं होता। अधिकेंद्र है वो अवकेंद्र से ठीक 90 डिग्री के ऊपर स्थित होता है, और यह भिन्न भिन्न भूकंप जो केंद्र होते हैं उसका छाया क्षेत्र भी अलग अलग होता है। यह भूकंप जो अधिकेंद्र है उससे 105 और 145 डिग्री के बीच होता है, यानी 105 से 145 डिग्री के बीच होता है। एनसीईआरटी में इसे 105 से 140 दे रखा है, लेकिन कॉलेज लेवल की किताबें हैं जो एथेंटिक बुक है उसमें 105 और 145 के बीच ही दे रखा है, यानी लगभग 40 डिग्री का होता है। एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो 40 डिग्री से भी बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों का होता है। कारण ये रहता है कि एस तरंगे जल से अंदर से नहीं गुजर पाती। तो फ्रेंड्स, ये भूकंपीय तरंगे हैं वो यह पता करने में सक्षम है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, और इसी के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो उभर के हमारे सामने आते हैं, जिसके आधार पर हम पृथ्वी की तरंगों के आधार पर पृथ्वी की परतों का अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह तरंगे जल के अंदर से नहीं गुजर सकती, इसलिए हमें पता रहता है कि कौन सा भाग जलीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है, यानी इसके अंदर अगला जो पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक भाग की जो परतें हैं जो भूकंप के आधार पर है और अभिनव मत के आधार पर है, वो हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए। आपको कुछ भी इसके संदर्भ में पूछना हो हमें कमेंट करके पूछिए, और यदि आप हमारे कोर्स में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर जो है रजिस्ट्रेशन करें, और जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पर एक मैसेज जरूर कर दें, क्योंकि जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा हम आपको उसके अंदर ले लेंगे। और यदि अभी आप ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है ये पहला वीडियो हो, तो आपको अभी से इसमें ज्वाइन करा लिया जाएगा। थैंक यू।